तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी की जो वीडियो है, इससे पहले कुछ देर पहले मैंने कंप्यूटर की एक वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी। उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग उसको हटा देना, उस वीडियो को कम्प्लीटली रिमूव कर देना। मतलब उसमें जो रैम है उसके एग्जाम्पल गलत हो गए थे, वो एग्जाम्पल फ्लो में वही लिखा दिया मैंने, तो उसको आप लोग रिमूव कर देना। उस वीडियो को जो मेमोरी वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट डे करा दूंगा किसी दिन, उसको आप पूरा ही स्किप कर देना। हालांकि ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, वो 200-300-400 लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसको आप कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए, तो आपका दिन बर्बाद न जाए, वेस्ट न जाए। इसलिए मैं आप लोगों को उत्तराखंड के फैक्ट करा देता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव बने रहें। ठीक है, देखिए हम लोग जहाँ आप लोगों ने कत्यूरी राजवंश लिखा था, उसी में आप लोग ऐड कर देना अगर आपके पास स्पेस बचा है। तो मैंने कत्यूरी राजवंश आपको बहुत पहले कराया था, लगभग 1 साल पहले, उसी में चाहे तो आप कुछ फैक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी। यानी जो कत्यूरी वंश था, जो बैजनाथ के आसपास के इलाके में, जोशीमठ आसपास शासन करते थे, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी, यानी ये ठंडियों के आसपास राजधानी, शीतकालीन राजधानी कहाँ थी इनकी शीतकालीन राजधानी, अगर आपसे पेपर में पूछते हैं तो ये रामनगर के आसपास के इलाके में थी। यानी एक ढिकुली नाम की जगह पड़ती है, आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो यहाँ इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो ढिकुली, और संभवतः वही ढिकुली है जो रामनगर कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है, क्योंकि मैदानी इलाका वहाँ से शुरू हो जाता है, तो उसी के आसपास ये लोग बसे थे। तो इनकी ये शीतकालीन राजधानी थी। ठंडियों के टाइम पे पहाड़ के इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हो सकता है वो शिफ्ट हो गया हो। ठीक है, पहला। दूसरा, मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, कत्यूरी जो वंश था वो बैजनाथ के आसपास जो स्थापित हुआ था, कब उसकी स्थापना हुई थी? 1050 ईस्वी में। ठीक है, कत्यूरी ब्रैकेट में बैजनाथ कर देना, बैजनाथ। ठीक है, इनकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना किस समय हुई थी? लगभग 1050 ईस्वी में। किस जगह के आसपास इनकी स्थापना हुई थी अगर आपसे पूछता है, तो बैजनाथ के आसपास मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, और कौन था स्थापना? ये अशांति देव वाला है। ठीक है, अशांति देव वंश वाला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट में अशांति देव कर दो इसको, अशांति देव द्वारा, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनके जो सिस्टम था, इनके जो पूरा प्रशासन वगैरह था, उससे कई अधिकारी कर्मचारी इनके प्रशासन में हुआ करते थे। तो वहाँ से हमेशा आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, कोई न कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसका ये क्या काम था, ये क्या अधिकारी करता था, ये वाला अधिकारी क्या काम करता था, उससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, एक गौल्मिक शब्द मिलेगा आपको इनकी व्यवस्था में, इनके शासन व्यवस्था में, कत्यूरी शासन व्यवस्था में एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, उसको बोला जाता है गौल्मिक। क्या बोलते हैं उसको? गौल्मिक। ये जो गौल्मिक होते थे, ये पैदल सेना को बोलते थे, पैदल सेना। पैदल सेना के लिए गौल्मिक टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है कत्यूरी शासन पीरियड में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ अधिकारियों के नाम मैं आपको लिखाऊंगा। सबसे पहले प्रांतपाल, वर्मपाल और नरपति लिखो, 3 अधिकारियों के नाम लिखो आप। प्रांतपाल पहला लिखोगे, दूसरा इसी के साथ आप लिख लो वर्मपाल, तीसरा नरपति लिखो, वर्मपाल और ये नरपति। ये सब के सब किसके टाइम पीरियड में? कत्यूरी राजवंश के समय है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, प्रांतपाल मतलब जो पूरा प्रांत होगा इनका, जिस इलाके में कंप्लीटली रूल करते होंगे शासन में, उसके रक्षक के रूप में ये काम करता था प्रांतपाल। यानी ये देखता था कि हमारे देश की, हमारे राज्य की, या जो हमारा प्रांत है उसका जो बाउंड्री इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, वहाँ से आने वाले लोगों पे नज़र रखता था। क्योंकि इनकी बाउंड्री से बाहर से जो आएगा, तो संभवतः वो इनकी मतलब क्या होगा, इनकी बाउंड्री का तो होगा नहीं, तो उस पर शक रह सकता है, उस पर संदेह हो सकता है कि किस उद्देश्य से आया है। तो प्रांतपाल का मुख्य काम क्या था? सीमा की सुरक्षा करना, इसका मुख्य काम था। ठीक है, तो इसको लिखो सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा का काम कौन करता था कत्यूरी राजवंश में? प्रांतपाल नाम का अधिकारी करता था। दूसरा लिखा है वर्मपाल। ये क्या करता था? जो सीमा इसी के साथ होता था, जैसे तो इसकी तो पूरी जिम्मेदारी है प्रांतपाल सीमा सुरक्षा। वर्मपाल क्या करता था? सीमा से आने वालों पर नजर रखता था, सीमा से प्रवेश करने वालों पर नजर, कि कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, प्रवेश करने वालों पर ही क्या रखता था? नजर रखता था। कौन? अपने आप में वर्मपाल। ठीक, इसी के साथ तीसरा आ गया नरपति। ये थोड़ा नीचे, ये क्या करता था? इसका एक काम होता था, जैसे तो नदी और घाट के इलाके होते थे, वहाँ की व्यवस्था करता था। यानी सिंपल सी बात है, नदी घाट के इलाके में जो आते थे उसकी व्यवस्था करना, उनके लिए सुविधाएं देना, और उस सुविधा के बदले टैक्स वसूल करता था उन इलाकों से, और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की भी छानबीन करता था। ठीक है, ये क्या करता था? सीमा से प्रवेश करने वालों पर नजर रखता था। और नरपति क्या करता था? एक तो लिखो नदी घाट,
आवागमन की सुविधा रखता था। इसके बदले ये क्या करेगा, टैक्स से लेगा, प्लस इसके बदले क्या लेगा, कर वसूल करेगा। साथ ही साथ संदिग्ध पे क्या करेगा, ये नजर रखेगा, संदिग्ध व्यक्तियों पे नजर, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने का काम अगर कोई करता था कत्यूरी शासन में, वो कौन करता था, नरपति। तो कत्यूरी की शीतकालीन राजधानी पता चल गया। कत्यूरी बैजनाथ के आसपास किसने स्थापित किया, गौलमिक शब्द का यूज किसके लिए हुआ है, प्रांतपाल का क्या काम होता था, वर्मपाल का क्या होता था, नरपति का क्या काम होता था, ये आपको पता चल गया। अब इसी प्रकार से एक छोटे मोटे इनके राज्य के अंदर, क्योंकि ये तो मेन काम हो गए, इन्हीं के राज्य के अंदर कुछ और अधिकारी आते हैं। एक का नाम था क्षेत्रपाल, जो कि राज्य की कृषि भूमि पर क्या करता था, ध्यान देता था। तो क्षेत्रपाल का इनके समय में मुख्य काम क्या था, राज्य की कृषि भूमि पर ध्यान, राज्य की कृषि भूमि पर ध्यान, भूमि पर ये क्या करता था, ध्यान देता था। कौन, क्षेत्रपाल। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। राज्य की कृषि भूमि पर ध्यान देने वाला अधिकारी था क्षेत्रपाल। इसी प्रकार से एक होता था प्रभातार। प्रभातार विधि पूर्वक भूमि नाप करता था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रभातार। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, प्रभातार, इसको इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, ये प्रभातार क्या करता था, जो मतलब जो रूल होगा, विधि पूर्वक भूमि का क्या करता था, नाप करता था। यानी कि लैंड जो होगा उसका नाप झोंक करने का काम, यानी विधि पूर्वक तरीके से भूमि की नाप करता था प्रभातार। तो विधि पूर्वक भूमि नाप कर दो इसको, विधि पूर्वक भूमि नाप। ठीक है, अधिकांश पेपरों में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि ये विधिपूर्वक भूमि नाप लिख लेना। ठीक है, प्रभातार। अधिकांश पेपरों में आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, इस प्रकार से कत्यूरी से क्वेश्चन आता है कि इस अधिकारी का क्या काम था, ये क्या करता था, यही थे। अब आता है, जब भूमि का माप कर भी लिया तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको लैंड का रिकॉर्ड रखना होगा, यानी भूमि अभिलेख कहते हैं उसको इंग्लिश में, लैंड रिकॉर्ड रखना। तो भूमि का जो अभिलेख यानी रिकॉर्ड रखता था उसको बोलते थे उपचारिक या पट्टकोषचरिक। उपचारिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही चीज है। ठीक है, उपचारिक या इसी को बोलते थे पट्ट। पट्ट मतलब पट्टी टाइप की होती थी, पट्टकोष। यानी उपचारिक या पट्टकोष जो अपने आप में चरिक होता था, पट्टकोष चरिक, ये क्या करता था, भूमि का अभिलेख रखता था, लैंड रिकॉर्ड जिसको आप लोग बोलते हैं। भूमि अभिलेख ब्रैकेट में कर दो लैंड रिकॉर्ड, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता था, उपचारिक या पट्टकोष नाम का अधिकारी भूमि अभिलेख रखने का काम करता था, नहीं लैंड रिकॉर्ड रखने का इसका कार्य होता था। ठीक है, अब वन वगैरह भी थे इनके यहाँ, खनिज संपदाएं भी होती थी, उसको देखरेख करने का काम करता था खंडपति नाम का अधिकारी। ठीक है, खंडपति क्या करता था, खंडपति, इसका जो मुख्य काम था वन प्लस खनिज की देखरेख, यानी वन प्लस खनिज जो होंगे इनके टाइम पे, मिनरल्स जो होंगे, यानी वन और खनिजों की रक्षा करने का अधिकार जो होता था वो क्या किसका होता था, खंडपति। अभी तक वन प्लस खनिज रक्षा करता था। ठीक है, अभी तक इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, एक प्रभातार है, एक उपचारिक ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो ये हर शासन में प्रांतपाल ये वो मिलते रहते हैं और लोगों को लगता भी है कि एग्जामिनर को ये तो इसको आ ही जाएगा। ठीक, अब जो आते हैं लास्ट के दो, एक लोग को भोगपति प्लस सौल्किक नामक अधिकारी का मुख्य काम क्या होता था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भोगपति प्लस, क्योंकि तीन चार शायद दो वीडियो और आएंगी उत्तराखंड हिस्ट्री के इस टाइप की फैक्ट्री की, उसके बाद नहीं आएंगी। भोगपति प्लस सौल्किक नामक अधिकारी क्या करता था, सौल्किक नामक अधिकारी। ठीक है, सौल्किक अधिकारी ये क्या करते थे, इनका काम था टैक्स को वसूल करना, यानी इनका सीधा सीधा काम था कर प्लस शुल्क वसूल करना, यानी टैक्स या शुल्क। ठीक है, टैक्स प्लस शुल्क लिख लो, वसूल करने का ये काम करता था। कौन, भोगपति या सौल्किक नाम का अधिकारी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अंतिम आता है भट्ट प्लस चार प्रचारक नामक जो अधिकारी होता था, उसका काम क्या होता था, भट्ट प्लस चार प्रचारक, यानी इसका नाम क्या है, चार प्रचार है। ठीक है, ये क्या करते थे, बेगारी लेते थे। बेगारी मतलब यानी विष्टि जिसको बोलते हैं, ये इतिहास में भी आपको ये टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा। विष्टि, विष्टि को बोलते हैं बेगारी। बेगारी मतलब आपने काम तो करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं बेगारी। तो भट्ट प्लस चार प्रचार क्या करते हैं, विष्टि या बेगारी वसूल करने का इनका काम होता था। तो इतने आपके हैं। अब इसमें एक तो ये है स्टार वाला क्वेश्चन, एक भोगपति वाला है, एक उपचारिक है, एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो आपके क्या हो गए, इंपोर्टेंट हो गए। ये किसका है, कत्यूरी शासन के टाइम पे। अब देखिए, कत्यूरी शासन में जो उपरिक्त था वो प्रांत कहलाता था, उससे नीचे की इकाई विषय यानी जिला कहलाता था। तो इनके जो जिले हैं यानी जिसको विषय कहते हैं वो चार भागों में बटे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो आप लोगों को,
कत्यूरियों के विषय, विषय को ब्रैकेट में जिला लिख दो, ठीक है। मुख्यतः 4 हैं, वैसे तो इसका वर्णन 5 भी दिया है, एक मायापुर टाइप का कुछ दिया है हरिद्वार के आसपास, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखना आपको, ये 4 इंपोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कौन सा कत्यूरियों का एक विषय के अंदर सम्मिलित है या नहीं है, ठीक है। पहला जो आता है उसको बोलते हैं कार्तिकेयपुर विषय, क्या बोलते हैं उसको, कार्तिकेयपुर विषय, कार्तिकेयपुर विषय पहला जो आता है, ठीक है। सेकंड जो इनके अंदर विषय आता है उसको बोलते हैं टंकड़पुर विषय, तीसरा बोलते हैं अंतराग विषय, टंकड़पुर विषय, थर्ड को बोलते हैं अंतराग विषय, अंतराग विषय, और विषय का मतलब है जिला, ठीक है। और अंतिम जो विषय इनके समय में आता था उसको बोलते हैं ऐसाल विषय, ऐसाल, ठीक। और ये तो मुख्य 4 हैं, इधर आप अन्य एक लिख दो, अन्य का नाम क्या है, वैसे इसका वर्णन है नहीं, इसको बोलते हैं मायापुर विषय, यानी मायापुर विषय का मतलब है जो हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र था वहाँ के इलाके बोलते थे। बेसिकली आपको ये 4 याद रखते हैं, ये तो है ही है, ठीक है। पेपर में जैसे भी आएगा आप लोग इसको समझ जाएंगे। अब आता था एक अधिकारी होता था, उसको बोलते थे आभीर। ये क्या काम करता था, ये जैसे जो दुधारू पशु होते हैं उनसे दुग्ध उत्पाद यानी उनके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं यानी दुग्ध उत्पाद जो होते हैं उसको व्यवस्था करने का जो काम होता था इनके समय में, उसको बोलते थे आभीर नामक का अधिकारी, यानी दुग्ध की व्यवस्था करने वाले, यानी दुग्धादि व्यवस्था का काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं आभीर नाम का अधिकारी। तो इसको लिखो, अगला क्वेश्चन आप लोग, आभीर नाम के अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। आभीर नाम के दुग्धादि की व्यवस्था, यानी दुग्धादि यानी दुग्ध आदि, ठीक है, दूध दही घी मट्ठा जो भी है की व्यवस्था करने का काम करता था ये। किस शासन पीरियड में, कत्यूरियों के शासन पीरियड में ये इसकी व्यवस्था करता था आभीर नाम का अधिकारी। ये तो हो गया आपका कत्यूरी से संबंधित। अब देखिए थोड़ा सा कत्यूरी पढ़ने के बाद इससे हटके आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, पट्टियां होती हैं। जैसे पहले क्या होते थे, जैसे आजकल आप लोग प्रशासनिक विभाजन का एक तरीका था, जैसे आजकल कैसे बटे होते हैं देश, उसके अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिले, जिले के अंदर ब्लॉक, पंचायत, ऐसे बटे होते हैं ना। अब हम लोग समझ जाते हैं कि ये तहसील है, तहसील के नीचे ये गाँव है या ग्राम सभा, ऐसे बटे। तो ऐसे ही पहले के समय में पट्टियाँ चलती थी। अभी भी आप लोगों के गाँव में कई जगह आप लोगों ने सुना होगा नागपुर पट्टी, होराली पट्टी, कई प्रकार की पट्टियां सुनी होंगी ना। तो उन्हीं पट्टियों के क्रम में एक क्वेश्चन आपसे मैं बताता हूं, आपको इंपॉर्टेंट करना। प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली किसने शुरू की थी? ट्रेल ने। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली, प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली ये जो शुरू की थी ये किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी अपने आप में ट्रेल द्वारा, ठीक है। ये किसने की थी? ट्रेल ने। ट्रेल का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटिश, यहाँ पे भारत में कौन था ये? एक प्रकार का या ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चाधिकारी यानी जो कमिश्नर जिसको कहते हैं, और ये की थी 1821 में। इसने एक व्यवस्था की थी, इसको बोलते हैं प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे पहले तो पट्टी बना दी हमने क्या किया, हमने कहा ये एक बड़ा इलाका है, यहाँ बहुत सी जनसंख्या रहती है जो है, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ इलाके थे, हमने इधर उधर करके मैच कर दिया। अब हमने बाद में क्या किया, बड़ी पट्टियों के अंदर नेचुरली जो छोटे छोटे पट्टियां थी यानी प्राकृतिक पट्टियां ऑलरेडी बनी थी यार, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, यानी नेचुरल पट्टियों को ही, यानी पहले हमने अपना ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए नेचुरली उन पट्टियों को मतलब शुरू करवाया। ये करने वाला कौन था? ट्रेल था, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ाया है मैंने। प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह किस वर्ष, क्या लिखोगे? प्रद्युम्न शाह किस वर्ष प्रद्युम्न चंद नाम से, प्रद्युम्न चंद नाम से चंद वंश का शासक बना? प्रद्युम्न शाह किस वर्ष प्रद्युम्न चंद नाम से चंद वंश का शासक बना? अगर ये क्वेश्चन आता है, पहले भी बताया था, ये था 1793, 1793 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर कब बैठता है या चंदवंश की गद्दी पर कब बैठता है, अगर आपसे पूछता है 1793 में, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, कर्णावती का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। पृथ्वी शाह की जो संरक्षिका थी, उसने शाहजहां की यानी मुगल वंश की सेना को कब पराजित किया? तो क्वेश्चन लिखो, कर्णावती द्वारा शाहजहां की सेना को पराजित। कर्णावती कौन थी? पृथ्वी शाह की संरक्षिका। कर्णावती द्वारा मुगल सेना शाहजहां की सेना, ठीक है, या मुगल सेना जो भी आएगा, को कब पराजित किया गया?
को कब पराजित किया गया? 1635 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1635 में इसने पराजित किया, ये याद रखना। अब आपको पता होंगे 3 नाम आप अच्छे से जानते हैं नेपाली शासकों के, ठीक है, एक अशोक चल्ल, एक कराचल्ल देव, एक इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपने लिखना है। पहला आपने लिखना है अशोक चल्ल द्वारा मानस भूमि पर कब कब्जा किया? मानस भूमि का क्या मतलब है? कुमाऊं। क्या लिखोगे? अशोक चल्ल द्वारा मानस भूमि पर विजय कब प्राप्त की? यानी अशोक चल्ल जो था उसने, नेपाल का शासक था, डोटी शासक था, इसने मानस भूमि यानी कुमाऊं के इलाके को बोलते हैं, ठीक है, मानस भूमि के ब्रैकेट में कुमाऊं लिख दो। इसने विजय की 1175-76 में, सबसे पहले 1175-76 के आसपास। उसके बाद 1191 में दूसरा सगाई अशोक चल्ल द्वारा मानस भूमि को कब, मतलब सॉरी, ये अशोक चल्ल हो गया, अशोक चल्ल तो मानस भूमि हो गया। दूसरा लिखो अशोक चल्ल द्वारा केदार भूमि को, ठीक है, यही लिखना। केदार भूमि मतलब गढ़वाल के अधिकांश भाग को, अशोक चल्ल द्वारा केदार भूमि के अधिकांश भाग पर कब विजय प्राप्त की? 1191 में, ठीक है, 1191। और अंतिम जो आता है तीसरा इनके साथ का, वो आता है कराचल्ल देव द्वारा मानस भूमि पर कब विजय प्राप्त किया गया? कराचल्ल, अगर याद होगा तो सब पढ़ाया था। कराचल्ल देव द्वारा मानस भूमि, कराचल्ल देव द्वारा मानस भूमि पर कब विजय प्राप्त की? अगर पेपर में पूछता है तो 1222-23 के आसपास है, ठीक है, 1222-23 के आसपास इसने विजित किए। 3 के 3 हाँ, कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि जो अशोक चल्ल था नेपाली डोटी शासक, उसने मानस भूमि पर कब विजय प्राप्त की? अशोक चल्ल ने केदार भूमि पर, और ये कराचल्ल देव ने मानस भूमि यानी कुमाऊं के इलाके पे कब विजय प्राप्त की? अब देखना आप लोग अगला क्वेश्चन। एक अजय पाल का नाम सुना होगा आपने, जिसने संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण किया था। ऐसा बताया जाता था कि उसके जन्म के अवसर पर भूमि दान की गई, और इस चीज का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो अजय पाल के जन्म के अवसर पर, अजय पाल के जन्म के अवसर पर मंदिरों को भूदान देने का अभिलेख कहाँ से मिलता है? क्या लिखोगे? अजय पाल के जन्म अवसर पर, अजय पाल के जन्म पर मंदिरों को भूदान देने का, मंदिरों को भूदान यानी जमीन का, ठीक है, भूदान देने का उल्लेख, देने का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका देवलगढ़, यानी देवलगढ़ का जो शिलालेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर लिखो आप लोग, देवलगढ़ शिलालेख, देवलगढ़ शिलालेख। सब चीज़ें मैंने आपको, अगर अजय पाल वगैरह ये, अगर आपने कौन थे क्या थे और नए बच्चे हो तो उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला जो पोर्शन मैंने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में जाके उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है धारसिल शिलालेख का संबंध किससे है? धारसिल शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब उस पर जो लिखा गया होगा, ठीक है। तो धारसिल शिलालेख का संबंध पूछता है तो अनंत पाल से है। किससे है? अनंत पाल। धारसिल शिलालेख का संबंध किस शासक से अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना होगा? अनंत पाल, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो होगा, जगतपाल आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा क्या किया गया था? राम, लक्ष्मण और सीता के मठों को बनाने के लिए भूमिदान का दिया गया था, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो जगतपाल द्वारा, जगतपाल द्वारा, ठीक है, तो क्या लिखोगे? जगतपाल द्वारा राम, लक्ष्मण तथा सीता के, राम, लक्ष्मण व सीता के मठ हेतु भूमिदान, के मठ हेतु भूदान यानी भूमि को दान देने का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से अगर आप मिलता है पूछते हैं तो ये मिलेगा आपको देवप्रयाग के ताम्रपत्र यानी रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। तो लिखो देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर से, रघुनाथ मंदिर, ठीक है, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर, यहाँ पर इसका एक ताम्रपत्र लेख है, तांबे का लेख है, उससे आपको इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपने देखना है एक मंडप होते थे, ठीक है, मंडप निर्माण का, गढ़वाल शासकों में मंडप निर्माण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी गढ़वाल शासकों ने भी मंडप बनाए मंदिरों में, उसका उल्लेख देखो, मंडप निर्माण का उल्लेख ध्यूल अभिलेख से मिलता है। मंडप निर्माण का उल्लेख ये मिलता है आपका ध्यूल अभिलेख, ध्यूत अभिलेख यानी ध्यूल कर दो इसको, ठीक है, ध्यूल अभिलेख से मिलता है, इसको याद रखना, ध्यूत में ध्यूल अभिलेख करना।
ध्यूल संभवतः प्रदीप शाह का है, ठीक है, कंफर्म तो है नहीं मुझे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ध्यूल अभिलेख प्रदीप शाह का है। तो मंडप निर्माण का उल्लेख कहाँ से अगर आपसे पुस्तक अभी मिलता है तो इसको बता दोगे ध्यूल अभिलेख से, ठीक है। अगला जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और बनता है, आपने विश्वनाथ मंदिर सुना होगा, विश्वनाथ मंदिर में से संबंधित क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर से संबंधित जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो हमेशा याद रखना ये सुदर्शन शाह की जो मतलब रानी थी उससे है, यानी क्या लिखोगे, विश्वनाथ मंदिर से संबंधित अभिलेख, विश्वनाथ मंदिर से संबंधित अभिलेख, संबंधित अभिलेख किस शासक का है, तो इसमें लिखो सुदर्शन शाह की रानी का, सुदर्शन शाह की रानी का ये अपने आप में क्या होता है, अभिलेख मिलता है। और जो सुदर्शन शाह की रानी है इसमें नाम जो मिला है उनका रानी खड़ेटी मिला है, यानी इसमें जो रानी का नाम मिला है रानी खड़ेटी का नाम मिला है, तो ब्रैकेट में लिखो इसमें जो नाम मिलता है रानी खड़ेटी का मिलता है, रानी खड़ेटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इस अभिलेख में मतलब रानी खड़ेटी का नाम भी क्या है, उल्लेखित किया गया है। अब एक ताम्रपत्र और मिले हैं, दो शासकों का मिला है, सेम मुखेम मंदिर आपने सुना होगा, नागराज का मंदिर, ठीक है, तो सेम मुखेम ताम्रपत्र ये किन दो शासकों के हैं जो यहाँ मिले हैं, इनमें से एक का नाम है प्रदीप शाह, दूसरे क्या है प्रद्युम्न शाह, क्या क्या लिखोगे, प्रदीप शाह प्लस प्रद्युम्न शाह का है, कौन सा, सेम मुखेम ताम्रपत्र लेख किन दो शासकों का मिला है, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह, और का भी मिला होगा लेकिन मेनली यही है, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोटसाड़ा ताम्रपत्र किसका, ये बहुत जगह इसका उल्लेख किया गया है, कोटसाड़ा, कोटसाड़ा ताम्रपत्र, ये है ललित कुमार शाह का, ठीक है, यानी ललित सूर्य जिसको आप लोग बोलते हैं, ललित शाह जिसको बोलते हैं, ललित कुमार शाह जिसको बोलते हैं, गढ़वाल राजा, उसका है ललित कुमार शाह, ललित कुमार शाह का क्या है कि कोटसाड़ा ताम्रपत्र लेख है, ठीक है। और इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन आता है उसको सुपर इंपोर्टेंट कर देना आप लोग। और आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने मैं ये अभिलेख ताम्रलेख कर रहा हूँ उत्तराखंड हिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं उसमें 2-2 4-4 कराते रहूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, वरना एक ही साथ कराने से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब तक मैं अगले आपको अभिलेख ताम्रलेख कराऊँ तब तक आप इनको समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगला अंतिम लिखो, गुरुद्वारा दलान भित्ति लेख कहाँ स्थित है और किस राजा के समय का है, गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा दलान भित्ति लेख, दलान भित्ति लेख ये है अपने आप में देहरादून में, कहाँ है, कहाँ मिला, देहरादून में, और किस राजा के समय का है अगर आपसे पूछता है तो यह आपका फतेहपति शाह के समय का, तो लिखो फतेहपति शाह का, ठीक है, ये किसका है, फतेहपति शाह का है। और इस फतेहपति शाह का जो गुरुद्वारा दलान भित्ति लेख है इसमें गुरु को, यानी गुरु जो रामराय आपने नाम सुना होगा, उनको किस चीज़ का वर्णन किया गया, भूमिदान वगैरह या उनसे संबंधित ये अपने आप में लेख है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ न सही से आप लोगों के लिए इतने फैक्ट जो मैंने दिए हैं ये आपका एक प्रकार से थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी उस वाली वीडियो में, उसको मैंने रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद मैंने कहा कि आपको कुछ न सही थे कुछ तो मिले आप लोगों को, ये सोचते हुए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस फैक्ट को तैयार कर लेना, कल आपकी प्रॉपर क्लास फिर से आएगी, अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, थैंक यू।